तो दैट की लेक्चर स्टार्ट हो सके। जैसा कि आप लोगों ने शायद डेमो लेक्चर लगाए होंगे, देखा होगा कि मैंने बहुत ही ब्रीफली हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस किया था। चूंकि आपके सिलेबस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है और करंट अफेयर्स भी है। और देखा जाए तो आपके पास टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का है। 2 महीने, 2 महीने 5 दिन 10 दिन इतना ही टाइम है। तो अगर हम 5-10 दिन को साइड कर दें, 5-7 दिन को, तो हमारे पास 2 महीने का टाइम ही रहता है। 2 महीने में हमें इतने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को खत्म करना है। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन एक आइडिया जो है सबसे पहले होना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है और उसके सब टॉपिक्स क्या है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है और टॉपिक्स क्या है, सब टॉपिक्स क्या है, तो हम मेमोराइज नहीं कर सकते। तो आज के हमारे लेक्चर में सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को जितना भी हम कर पाए आज के लेक्चर में, कि उसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, सबसे पहले उसको हम समझेंगे, जानेंगे। और उसी दौरान कई सारे आपके जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट को लेके वो हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा काम बचेगा वो बचेगा एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और कल्चर को उन पोर्शंस को कवर करना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उन पार्ट्स को आपको बताना कि आपको किन किन चीजों को मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगी, किन किन चीजों को सिर्फ जनरलाइज तरीके से याद रखने की जरूरत है और किन किन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा। पहली बार एडीए में या किसी भी लॉ से रिलेटेड फील्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हालांकि मुझे सुनने में आया था कि इससे पहले भी एक पेपर में शायद इन्होंने इस तरह के जीके और जीएस को डाला था। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन जो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा और क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। नॉर्मल प्रोपोर्शन क्या होता है कि 30% 40% जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद 20-25% के आसपास आपके थोड़े एनालिटिकल होते हैं, और थोड़े जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े टफ इस तरह से होंगे कि आपको लगेगा कि शायद आपने इसको पढ़ा ही नहीं है ना। वो 10-12%, 2%, 10-12%, 5% से लेकर 10-12% के बीच में हो सकता है। तो ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप इस तरह के नेचर को देखेंगे। जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं उसमें आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, बिकॉज वो जेनरिक क्वेश्चंस हैं और वो सिंपल हैं। तो अगर उसमें गलती करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। और यहाँ तो गलती करने का ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करते तो भी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इसीलिए गलती करने की गुंजाइश यहाँ बहुत कम है। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जो है अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को टैकल करना होगा। तो आइए जी, आई थिंक काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर किन चीजों के ऊपर होगा उसको। जी, कहना चाह रहे हैं आप? बबीता कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहला जो आपका इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे डरते भी हैं क्योंकि चीजें उतनी पता नहीं होती, ना ही नॉर्मल डिस्कशंस में हम एंशिएंट हिस्ट्री को कभी डिस्कस भी करते हैं, है ना। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों को डराती है, बट डरने की जरूरत नहीं है। इसमें से क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर कल्चर से रिलेटेड आते हैं, है ना। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, थोड़ी डिटेलिंग में पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, अब इस चीज को समझते हैं सबसे पहले।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे होती है। तो जब हम हिस्ट्री की किताबों को खंगालते हैं, जब हम उससे डिटेल तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एक तरह का चालकोलिथिक, लिथिक का मतलब क्या हो गया, पत्थर, है ना। चालको मतलब कॉपर, तो कहीं ना कहीं जो है ये सॉरी चालको मतलब ब्रॉन्ज, तो ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, और तो कॉपर भी हो ही गया क्योंकि कॉपर तो पहला मेटल था जो इंसान ने इजाद किया था, बाद में ब्रॉन्ज आया था तो हम कॉपर भी कह सकते हैं। तो चालको प्लस स्टोन, यानी कि ये एक तरह का स्टोन एज ही है, उसी की आगे डेवलपमेंट है। किस तरह से है उसको समझते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले अगर हम एक कदम पीछे लेते हैं तो एक सिविलाइजेशन आती है जिसको हम कहा जाता है स्टोन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है पाषाण युग। इस पर्टिकुलर टाइम पे इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस आया, इंसान के अंदर जागृति आई, और जागृति आई तो उसने अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया, रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं। तो पत्थर जो था उसको तोड़ के उसका इस्तेमाल औजार के रूप में और हथियार के रूप में किया गया, तो इसीलिए इसको हम स्टोन सिविलाइजेशन या पाषाण काल कहते हैं। अब स्टोन सिविलाइजेशन का जो पहला पार्ट था वो था पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल। दूसरा जो पार्ट था वो था मेसोलिथिक, यानी कि मध्यकाल पाषाण काल। और तीसरा जो काल था वो था नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल, ठीक है। अब बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक बेसिक चीजों को समझेंगे। पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो गया, इसको आप समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि ये आइस एज के नाम से भी जाना जाता है। आइस एज यानी कि सब तरफ बर्फ ही बर्फ, सब तरफ ठंडक ही ठंडक, और ऐसे सिचुएशन में गुफा में रहना, शिकार करना, आग का आविष्कार करना इंसानों ने धीरे धीरे सीखा, और बहुत ही बेसिक तरीके की जिंदगी जो है इनकी शुरू होती है यहाँ पे। जानवर जो थे जिस तरह ग्रुप में रहते थे वैसे ही ये भी ग्रुप में रहते थे, और बहुत चीजों की जानकारी इनको बिल्कुल भी नहीं थी। मेसोलिथिक को आप ट्रांसफॉर्मेशन का फेज कह सकते हैं, क्योंकि आइस एज धीरे धीरे खत्म होने लगा, धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा, एग्जिस्टेंस में नदियां आए, झील आए, जंगल आए, है ना। जब इस तरह की चीजें आने शुरू हो गई तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे रिसोर्सेज ज्यादा मिलने शुरू हो गए। एडीए की क्लास, तो धीरे धीरे रिसोर्सेस जो है वो मिलने शुरू हो गया ज्यादा। जब नदी है तो मछलियां मिलने लगी, पानी आसानी से मिलने लगा, जंगल है तो छोटे जानवर आसानी से मिलने लगे, शिकार आसानी से मिलने लगे। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया कि जो औजार थे वो थोड़े पॉलिश्ड रूप में आपको दिखाई देते हैं, यानी कि जो इनके हथियार और जो इनके इक्विपमेंट थे वो पॉलिश्ड हो गए। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, उस टाइम पॉलिश का मतलब ये नहीं कि किसी चीज से पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश का मतलब किसी बड़े पत्थर को पानी में रख देते थे और जो हथियार या औजार होता था उसको उस पानी में रगड़ रगड़ के पॉलिश कर देते थे, तो थोड़ा सा चिकनाहट जो है कम हो जाती थी। चिकनाहट का मतलब ये है कि पत्थर को अगर आप तोड़ते हैं, मान लीजिए कि ये पत्थर को आपने तोड़ा, तो इसका कॉर्नर जो है हर तरफ से ही शार्प होगा ना, तो आप पकड़ेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ में भी लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर हम इसके इस पोर्शन को पॉलिश कर दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये जो नुकीलापन है ये खत्म हो जाएगा, और जहां पे ये ज्यादा नुकीला होने की जरूरत है उसको पॉलिश करके ज्यादा नुकीला कर देंगे ताकि वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। आपने हैंड एक्स का नाम सुना होगा, हाथ की कुल्हाड़ी जो बाद में लकड़ी के साथ बांध दी गई तो वो एक्स ही बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से मेसोलिथिक में आप देखेंगे चूंकि मछलियां भी आई तो मछली को पकड़ने के लिए कांटे बनाए गए। तो शुरुआती कांटे कैसे होते थे, एक बोन ऐसे लिया, एक बोन ऐसे लिया, बीच में से बांध दिया, कांटा बन गया, उसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाने लगा। तो मेसोलिथिक नॉर्मली एक ट्रांसफॉर्मेशन एज है, लेकिन अपनी इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको भी एक एज के रूप में माना जाता है। नियोलिथिक इसलिए कहते हैं, नियो का मतलब हो गया नया,
लिथिक का मतलब मैंने आपको बताया है पाषाण या पत्थर। तो नियोलिथिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पे इन्होंने क्या सीखा? एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड यूज ऑफ फायर। ठीक है, अच्छे तरीके से आग का इस्तेमाल करना, जंगल को जलाना, खेती बाड़ी करना, और इसके साथ साथ जानवरों को पालतू बनाना, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो अब क्या हो गया? लाइफ में परिवर्तन हो गया। किस तरीके से परिवर्तन आया? परिवर्तन ऐसे आया कि पहले ये क्या थे? हंटर और गैदरर, यानी चीजों को शिकार करके अपना खाना इकट्ठा करते थे, या अनाज या फल या जड़ी बूटी या पेड़ पौधों के जड़, उसको इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन नियोलिथिक आते आते उनके लाइफ में परिवर्तन हो गया। अब आप देखिए, एग्रीकल्चर से क्या करेंगे अब ये? अब इनको खाना इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अब ये अपनी जरूरत के लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या जितना उनको जरूरत है पूरे साल भर के लिए, उसके हिसाब से वो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे अपना प्रोडक्शन, और उनकी जरूरत पूरी होती रहेगी। फायर का बड़ा सिस्टमेटिक इस्तेमाल इन्होंने सीखा, जानवरों को पाला, अब इनको शिकार करने के लिए भी दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाके भटकने की जरूरत नहीं है। इनके घर के पीछे ही इन्होंने जानवर पाले हुए हैं। इनको दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, मीट चाहिए, बोन चाहिए, लेदर चाहिए, वो वहीं पे अवेलेबल है। इस तरीके से जीवन में बदलाव आया। जीवन में बदलाव आने से क्या हुआ? अब ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान या हर कबीला हर काम में एक्सपर्ट हो। कोई थोड़ा सा लकड़ी का काम अच्छा करता है, कोई लेदर का काम अच्छा करता है, कोई बोन्स के अच्छी चीजें को बनाता है। तो इससे क्या हुआ? आपस में लेन देन शुरू हुआ, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम कैसे होता था उस टाइम पे? एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि साल का एक पर्टिकुलर महीना होता था, महीना या महीने का लीजिए, तो 2 महीने 3 महीने, उस टाइम पे जितने भी कबीले हुआ करते थे, छोटे 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 इंसानों के, वो एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है, अब वहां पे वो क्या करते थे? जिसके पास जो भी चीज है वो देता था, उसके बदले में कोई लेता था। किसी के पास अनाज अच्छा है ना, किसी ने अच्छी खेती बाड़ी करी है तो वो अनाज देगा, उसके बदले में जानवर लेगा। किसी के पास लकड़ का सामान, किसी के पास लेदर का सामान। तो इस तरीके से एक बाजार का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में क्या सुनते हैं कि एक सिटी सिविलाइजेशन। ठीक है, सिटी का मतलब क्या होता है? सिटी का मतलब होता है वो स्थान जहां व्यापार किया जाता है, जो कॉमर्स में बेस्ड हो, जो कमर्शियल एक्टिविटीज में बेस्ड हो, उसे हम शहर कहेंगे ना। गांव में क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, हमने इकोनॉमी पढ़ी है, यानी कि वहां पे लेन देन कम होता है और आपस में ही लोग ले लेते हैं। किसी को अनाज दे करके आपने लोहे का सामान ले लिया, किसी को अनाज दे करके आपने लकड़ का सामान ले लिया, है ना। तो सिस्टम उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप शहर में देखें तो ट्रांजेक्शन्स तो ह्यूज लेवल पे हो रहे हैं। यही फर्क है कि नहीं? तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो शहरी सभ्यता कैसे बनी? क्योंकि इस तरीके से जब छोटे छोटे जगहों पे लोग इकट्ठे होने लगे न्यूलिथिक एज के और उसके बाद के समय काल में, तो धीरे धीरे कुछ लोग वहीं पे रहने लगे, ये सोच करके कि ये जो जगह है वहां पे आना पहुंचना आसान है और यहां से जाना आसान है। इसके पीछे दो कारण होते थे। एक तो वो लैंड से कनेक्टेड होता था, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता था कि उसके आसपास कोई नदी बहती थी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और आसान हो जाए। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का मींस था वो था थ्रू शिप, नाव के द्वारा। तो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखेंगे कि नाव के द्वारा वो दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। तो अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम ये कहें कि वो नियोलिथिक का ही फर्दर डेवलपमेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। तो अगर हम इस तरह से चीजों को समझेंगे तो हमारी क्लैरिटी ज्यादा बनेगी। तो नियोलिथिक से हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ इंसानी सभ्यता का विकास यहां पे आप देखेंगे।
और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें क्या पढ़ना है, उस चीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक के डिस्कशन में आप में से किसी का कोई सवाल? बबीता जी, गायत्री, हिमानी, किरणपाल, आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ना क्या क्या है हमने? पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिटी सिविलाइजेशन, जो इसके फीचर्स में भी आता है कि ये जो सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है, सिटी सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिटी सिविलाइजेशन में कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं? प्लानिंग, ये शहर कैसे बनाए गए, कितने पार्ट में बटे हुए थे? ठीक है, नॉर्मली 2 पार्ट में बटे होते थे। कौन कौन से पार्ट? तो सिटेडल यानी कि किला, और लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। 2 हिस्से में बटे होते थे। सिटेडल नॉर्मली किसी टीले के ऊपर बनाया जाता था, या किसी कच्चे ईंटों के चबूतरे में बनाया जाता था। क्यों? शायद इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस रहा हो कि वहां से विजिबिलिटी लोअर टाउन में आसानी से की जा सकती थी, लोगों की एक्टिविटीज को वॉच किया जा सकता था। ठीक है, शहरों के चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, वॉच टावर्स हुआ करते थे। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे भी कई ऐसे कबीले थे जो डेवलप इतने नहीं हुए थे, जो बारबेरियंस कहे जाते हैं। लुटेरे उस टाइम पे भी रहते होंगे, तो उनका खतरा तो उनको रहता ही था। तो शहरों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ से दीवार बनाई जाती थी। प्लानिंग में आप पढ़ेंगे ग्रिड पैटर्न भी। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? जैसे चंडीगढ़ बना हुआ है, बक्सानुमा आकृति, यानी कि शहर जो है, अगर मान लेते हैं इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है जी। ये पार्ट टेकन एग्जांपल मान लिया सिटेडल का, किला, जहां पे ग्रेट ग्रेनरी यानी कि भंडार गृह, जहां पे ग्रेट बाथ या असेंबली हॉल या बड़े जो बिल्डिंग्स थे वो मिले थे। तो ये सिटेडल का हिस्सा हो गया। मान लेते हैं ये लोअर टाउन है, तो ये लोअर टाउन को जो मेन रोड हुआ करती थी वो 90 डिग्री एंगल पे ही काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे ही ये कटता था, ज्यादा प्लान था। और जो यहां पे घर बने होते थे वो भी, क्योंकि 90 डिग्री पे काट रही है, तो ये बॉक्सेस बन गए ना अलग अलग, इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। इस तरीके से घर हुआ करते थे, और वहां पे गलियां भी एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते थे ज्यादातर। तो इस तरीके से जो सिटी प्लानिंग थी वो कमाल की थी। नहीं, अब सिटी प्लानिंग कमाल की थी तो ऑब्वियस है कि सड़कें भी कमाल के रहे होंगे। सड़कों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। अब पक्की ईंटों का इस्तेमाल नॉर्मली उस टाइम पे आप मेसोपोटामिया, सुमेरिया, इजिप्ट कहीं नहीं देखेंगे, आप यहीं पे देखेंगे। यहां तक कि नालियां जो बनी होती थी वो भी पक्की ईंटों की बनी होती थी। ये तो बिल्कुल भी कहीं नहीं देख सकते आप। ऐसा नहीं था कि उस टाइम के लोगों को ईंटों के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल पता था, लेकिन उसका इस्तेमाल वो अपने घरों पे करते थे, नालियों में नहीं करते थे। लेकिन ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन थी जिन्होंने नालियों में भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया। नालियां ऊपर से ढकी होती थी, ये नहीं कि खुली हैं, कवर्ड है, और बीच बीच में कई मेन होल हुआ करते थे जिसको खोल करके उसकी सफाई भी करनी पड़ी तो वो सफाई भी कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है ये शहर जो था वो बसा हुआ था। ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ था, जिसमें अलग अलग दरवाजे भी हुआ करते थे।
अच्छा, इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको जानना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग, चूंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन आज भी जहां पे उसके मेजर शहर हैं, अगर आप देखोगे तो वहां बारिश कम होती है। पाकिस्तान टेरिटरी में तो उसको नखलिस्तान भी कहा जाता है, जहां बारिश वैसे ही बड़ी कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे भी इतनी बारिश नहीं होती होगी, तो वहां पे क्या करते थे लोग, पानी को बड़े अच्छे तरीके से बचाते थे। नदियों में बांध तक बनाया जाता था, और जो बारिश होती थी उस बारिश का पानी को हर घर में छत से पानी अंडरग्राउंड पाइपिंग के द्वारा नालियों में पहुंचता था। आप मुझसे बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, अंडरग्राउंड पाइप मतलब दीवार के अंदर पाइपिंग? तो हाँ, हो सकता है, मिट्टी की पाइप बनती थी, उसको बनाते थे कुम्हार, छोटे छोटे बनाते थे, फिर उसके बाद फिर जोड़ दिया, उसको पका दिया, इसे दो हिस्से बना। आप इसको इस तरह समझिए, ये हिस्सा बना, मैं उतना अच्छा पेंटर तो हूं नहीं, फिर ये दूसरा हिस्सा बना, फिर दोनों को जोड़ दो आप, तो ये पाइप ही बन गया ना। अगर ये बीच में से हटा देते हम तो पाइप ही बन गया। अब इसके नीचे फिर आपने उस तरह जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया। कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां से छत से पाइप निकली हुई है और बारिश का पानी बाहर सड़क पे गिर रहा है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइपिंग हुआ करती थी, जिससे छत का पानी सारे जो है नालियों में इकट्ठा होता था, और नालियों से होते हुए ये शहर के बाहर जाता था, और शहर के बाहर बने बने बड़े बड़े रिजर्वायर में इकट्ठा होता था। इससे क्या होता था, इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो हमेशा अच्छा बना रहता था, जैसा कि आजकल हम लोग भी अपने खेतों में करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपने गांव में करते हैं, छोटे शहरों में करते हैं। हर जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग की जो आज हमारा कंसेप्ट है वो इंडस वैली वाले उस टाइम पे ही कर रहे थे। ठीक है, तो प्लानिंग में ग्रिड पैटर्न को समझ गए आप, सिटी प्लानिंग का आइडिया मिल गया आपको। बस बाद में तो फैक्चुअल्स ही होंगे, मेजरमेंट्स वगैरह मैं बता दूंगा आपको, आप लिख लेना, या नोट्स होगा मैं उसमें से बता दूंगा, आपने सिर्फ मेमोराइज ही करना है, कंसेप्ट को समझ लो बस। ठीक है जी। हाउसेस, इनके हाउसेस बड़े डिफरेंट होते थे। नॉर्मली सारे घर जो है एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था, क्योंकि बार बार नदी पास में है तो उसका पानी आएगा, तो जब बाढ़ आती थी तो पानी शहर में घुस जाता था। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा, आप भी अभी भी देखेंगे कि जो शी शोर के नजदीक जो घर होते हैं जो बनते हैं साउथ इंडिया में भी, वो उसमें भी थोड़ा सा ऊपर चबूतरा बनाया जाता है, उसके बाद ऊपर घर बनता है। यानी कि नीचे थोड़ा सा चबूतरा बना दिया, उसके ऊपर फिर घर बना। ठीक है, तो इस तरीके से घर बनता था। घर किस तरह के होते थे, चारों तरफ कमरे, बीच में आंगन। नॉर्मली सिंगल फ्लोर घर ही हुआ करते थे, और ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कई जगहों पे डबल फ्लोर्स भी देखे गए हैं, बड़े घर भी देखे गए हैं, हो सकता है वो बड़े व्यापारियों के घर रहे हों। बीच में आंगन होती थी, वॉशरूम्स हुआ करते थे, बाथरूम हुआ करता था, और साथ में किचन भी हुआ करता था। तो जो बाथरूम हुआ करते थे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जो पानी गिरे वो सीधा नालियों की तरफ चला जाए, स्लोप की तरफ चला जाए, और वो नाली का पानी भी सीधा बड़ी नालियों में मिले और उस जा करके बाहर रिजर्वोयर में इकट्ठा हो जाए। इस तरह की सिस्टम जो है वो आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखेंगे, और उसके फीचर्स में हमें इन चीजों को देखना होगा। यहां तक कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अगर आपको लगता है कि वेस्टर्न टॉयलेट या कम्बोर्ड आपको लगता है कि मॉडर्न चीज है, तो बता दूं कि हड़प्पा वाले उसका भी इस्तेमाल किया करते थे। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से सबसे पहले तो सिटी सिविलाइजेशन डिस्कस करेंगे हड़प्पा में, क्योंकि सिटी सिविलाइजेशन इसका मेजर फीचर है। तो इसमें प्लानिंग आएगा, ग्रिड पैटर्न आएगा, हाउसेस आएंगे किस तरीके से बने थे, और मेजर कंस्ट्रक्शंस आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेट ग्रेनरी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बाथ। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया, बेसिक डिस्कशन ही है।
हाँ जी, आप लोगों ने बात ना करने की कसम खाई है क्या फ्यूचर एडीएज? और इसमें से कई ऐसे भी होंगे जो जुडिशियल ऑफिसर ही बनेंगे हैं। अभी से कम बातें करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा टाइमलाइन। हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइमलाइन क्या है वो, और उसके बाद आएगा इसका है एक्सकेवेशन। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन ऑफिसर्स इसमें शामिल थे, और उसके बाद किस किसने किस चीज की, किस शहर की खुदाई की, और उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वहां से मिली, समझा मैं दूंगा। फैक्ट्स हैं, रट्टा तो मानना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे टाइमलाइन की सबसे पहले जब बात करेंगे तो टाइमलाइन में इसको 3 फेज में बांटेंगे हम। पहला फेज होगा अर्ली फेज। तीन पार्ट में इसको बांटेंगे, 3 पार्ट्स। पहला अर्ली फेज, यानी कि जब ये नियोलिथिक से धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ अग्रसर हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो वो हम उसको हम शुरुआती फेज कहेंगे। इसका टाइमलाइन नॉर्मली 6000 से लेकर के 3000 बीसी तक आप रख सकते हैं, ठीक है। आइडिया के तौर पे कह रहा हूं, कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं है। सेकंड जो पार्ट आएगा उसको आप 3000 से लेकर के और करीबन 1750 बीसी तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज हो गया मैच्योर फेज। $3000 से लेकर के 1750 तक का, एंड लेटर फेज तो आप 1750 ऑनवर्ड्स कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे कि 1500 बीसी में आर्यंस यहां पे आने शुरू हो जाते हैं। तो 1500 बीसी के बाद वैदिक एज की शुरुआत हो जाती है। तो आर्यंस जब आते हैं तो कुछ कन्फ्रंटेशंस भी यहां पे देखे गए, और कुछ वायलेंट डेथ के भी प्रूफ शहरों के बीच में, सड़कों में मिली, यानी कि जहां पे सड़कों में उनको मारा गया था वहीं रह गए, और उनके स्केल्टन्स करीबन 3-4 हजार साल बाद ही एक्सकेवेट किया जा सके। तो पणी शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद में आता है। पणी, पणी मतलब जो व्यापार करते थे। ऋग्वेद में आता है वर्णन पुरंदर का भी। पुर मतलब किला, पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, जो आर्यंस ने इंद्र के लिए इस्तेमाल किया था। ऑब्वियस है उस टाइम फोर्ट तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही थे, किले बने हुए थे, शहर बने हुए थे। तो इन चीजों से पता लगता है कि आर्यंस जब यहां पे आए तो शुरुआती हो सकता है उनका रिलेशनशिप व्यापार का रहा हो, लेकिन बाद तक आते आते जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन करने लगी, डिसइंटीग्रेट करने लगी, तो कुछ झड़प भी हुए, और उसके बाद यहाँ के लोग
शहरों को छोड़ के धीरे धीरे अलग अलग जगहों में माइग्रेट करना शुरू हो गया। जी, एक्सकेवेशंस में जब हम आएंगे तो ये डेफिनेटली ये ब्रिटिश टाइम पे ही एक्सकेवेट किया गया। सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मैसन का, जिन्होंने इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ एसोसिएट किया। करीबन 1829 की बात है। उन्होंने कहा कि ये ग्रीक्स जो यहां पे आए थे, ये शहर उन्होंने ही बसाया होगा, इंडियंस के बस की तो बात ही नहीं है। बिकॉज हमें अंडरमाइन किया जाता था ना, वो समझते थे कि इंडियंस किसी भी चीज में आगे नहीं है। धीरे धीरे जब हमें हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, हमारी नॉलेज और हमारी चीजों के बारे में पता लगा और हमारी ग्रोथ के बारे में पता चला कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अचीव किया था, उन्होंने इस सभी चीजों को डिस्टॉर्ट कर दिया, सभी चीजों को खत्म कर दिया और हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को ऐसा पेश किया जैसे कि ये बिल्कुल ही ऐसे लोगों की सिविलाइजेशन है जो किसी भी चीज में आगे नहीं। इसलिए इस चीज को अभी फिलहाल यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर एक ब्रिटिश ऑफिसर ऐसा नहीं था। कुछ ऑफिसर्स ने इसको समझने की कोशिश भी की और सेकंड ऑफिसर का नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, CUNNINGHAM, अलेक्जेंडर कनिंघम। ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि नहीं, ये कुछ और ही इशारा कर रही है, ये सिविलाइजेशन कुछ और है। और 1875 में इन्होंने जो हड़प्पन सील्स थे, आप देखते हैं अपने किताबों में भी देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, दिखाई दे रहा है प्रोटोशिवा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है? एक इंसान बैठे हुए हैं, सर पे मुकुट है, यौगिक मुद्रा है, चारों तरफ जानवर है। ये बाइसन हो गया, ये राइनो हो गया, ये एलिफेंट है, डियर है। दिख रहा है? आप ध्यान से देखिए तो ये जो इंसान है उनका एक चेहरा नहीं है, एक चेहरा सामने है, एक चेहरा इधर है, एक चेहरा इधर है। जिन्होंने मुकुट पहनी हुई है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? ट्राइडेंट को कर रहा है। यौगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं। भगवान शंकर को किस मुद्रा में दिखाया जाता है ज्यादातर? तपस्या की मुद्रा में। इनको भी देखा गया, यानी कि ये प्रोटो शिवा कहा गया इनको, यानी शिव का शुरुआती रूप। और वैसे भी शिव भगवान को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। इनकी मंदिर भी बहुत बड़ी, वहां पूजा भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इन सील्स को देखेंगे तो इनके कल्चर्स के बारे में काफी ज्यादा आइडिया आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये बेसिकली यूनिकॉर्न मिथिकल एक एनिमल है, शायद मेसोपोटामिया से या उधर से ही आया हो कहीं से। ये देखिए हम्प्ड बुल, ये अगर आप इसको देखेंगे ये बड़ा फेमस है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ सिंबलाइज भी किया जाता है। इनके बहुत सारे सील्स मिले। ये सील्स क्या होते थे? ये सील्स मतलब स्टैंप। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं।
अब ये सील्स क्या होते थे? ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें आधा क्लियर हो जाएगा आपका। एक तरफ देखिए इसका सामने का ये है, ये देखिए सामने का है, यही दिखा देता हूं। ये इसको देखिए, ये सामने का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। इसको पकड़ते थे, इसको पकड़ के इसको एज ए स्टैंप की तरह लगाते थे कि अगर आपने मान लीजिए अपने प्रोडक्ट को पैक कर दिया और उसके ऊपर चिकनी मिट्टी लगा दी और चिकनी मिट्टी के ऊपर आपने ये इस तरह से इसको प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, सेम यही स्ट्रक्चर वहां बन जाएगा, उसकी छाप पड़ जाएगी। जैसा आज आप इस्तेमाल करते हैं स्टैंप का, उस पर्टिकुलर टाइम पे इसका इस्तेमाल। क्या हो गया, लेक्चर बंद हो गया? आप लोग हैं? जी जी जी, सॉरी, मैं कहीं और चला गया था। इस तरीके से इसका इस्तेमाल अपने चीजों को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए किया जाता था। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये जो आपके अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अभी भी आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे जाते होंगे तो वहां मेंटेन्ड बाय एएसआई लिखा होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर ध्यान नहीं दिया तो बाद में देख, जब जाएंगे देख लीजिएगा। इसके बाद आता है जॉन मार्शल का टाइम। जॉन मार्शल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई बने उसके बाद, और उनके टाइम पे जो है एक्सकेवेशन काफी तेज हुई। एक्चुअल जो स्टोरी थी वो कुछ और थी। इस टाइम पे जब ये एक्सकेवेशन की जा रही थी तो वो एक्सकेवेशन नहीं थी, एक्चुअली उस पर्टिकुलर ट्रैक पे रेलवे के लाइंस बिछाए जा रहे थे। जब रेलवे के लाइंस बिछाए जा रहे थे तो जब उसकी खुदाई की जा रही थी जमीन की, तो उसमें कई सारे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारी चीजें मिल रही थी। पक्की ईंटें मिल रही थी, जबकि उसके आसपास के इलाकों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल ही नहीं किया था। जब इस तरह की चीजें मिलनी शुरू हुई तो ऑफिसर्स ने इसको आगे परस्यू किया और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट किया। वहां के ऑफिसर्स आए और उन्होंने देखा कि वहां पे एक टीला बना हुआ है जिसमें कई सारे जगहों पे पक्की ईंटें पड़ी हुई हैं। वो टीला जो था, अभी भी आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो के साइट पे, तो वो टीला जो था वो एक बुद्धिस्ट, जो बेसिकली मठ जिसको आप कहते हैं, उसका टीला था। लेकिन जब उसकी खुदाई आगे और की गई तो वहां पे कई सारे और आर्टिफैक्ट्स मिले, एक्सकेवेशंस में ब्रिक्स मिले, बहुत सारी चीजें मिली, पॉटरीज मिली। तो इससे धीरे धीरे आइडिया मिल गया कि ये जो है कोई ना कोई पुरानी एक सिटी है जो पहले रहती थी लेकिन वो खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। लोगों से पूछा गया तो लोगों ने अपनी कहानियां बताई। अपनी कहानियां क्या थी लोगों की, कि यहाँ पे जो राजा था वो बदमाश था, धर्म कर्म का काम नहीं करता था, इसीलिए भगवान जो है नाराज होकर के इस शहर को जो है खत्म कर दिया। इसलिए इसको माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, मोहनजोदाड़ो। हालांकि सबसे पहले एक्सकेवेशन जो हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब कोई भी शहर जो सबसे पहले ढूंढा जाए उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ता है। तो हड़प्पा का पहला एक्सकेवेशन हुआ, इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। पहले इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन ही कहते हैं। जी, चूंकि ये सिटी सिविलाइजेशन है तो यहाँ पे ट्रेड भी होता था, और ट्रेड में क्या होता है, एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी होता है। अब हम पढ़ेंगे इनका ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या बनाते थे भाई, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, आइडिया? किस चीज के? दाल,
पल्सेस मिले और राइस मिला और तो ग्रेन्स तो चलो ठीक है, ग्रेन्स तो एक्सपोर्ट करते थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बड़े बड़े ग्रेनरीज भी थी तो उसके और भी कई सारे एस्पेक्ट थे। हो सकता है कि चूंकि इतना बड़ा शहर मेंटेन करने के लिए कई लोगों को एम्प्लॉय किया जाता होगा, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती होगी, तो इसलिए भी रखा जाता होगा। दूसरा, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटी, कोई अकाल ना पड़ जाए, कोई बाढ़ ना आ जाए, तो उसके लिए भी वो स्टोर करते थे। तीसरा, डेफिनेटली चूंकि ये जितने भी ग्रेनरीज थे ये रिवर बैंक के नजदीक थे, इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि उसको एक्सपोर्ट भी करते हो, है ना। ठीक है, तो क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, देख लें एक बार। एक्सपोर्ट क्या करते थे? ग्रेन्स, चलिए आपने बताया, अनाज, और दूसरा कॉटन, कॉटन क्लोथिंग्स, जिसको आप हैंडलूम कहते हो। इंडिया का कॉटन का हैंडलूम आज भी बड़ा फेमस है और पूरी दुनिया में उसकी डिमांड आज भी काफी ज्यादा है, बहुत पसंद किया जाता है। पावरलूम नहीं, पावरलूम का मतलब हो गया मशीन से बनाया हुआ, हैंडलूम का मतलब हुआ हाथ से बनाया हुआ। तो हाथ का जो बनाया हुआ कॉटन होता है वो आज भी बहुत फेमस था। और कई जगह पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया, सीरिया के लोग सिंडन भी कहते थे। सिंडन का मतलब भी कॉटन ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी, मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस टाइम पे कॉटन क्लोथिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलावा और कहीं नहीं थी। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले इसमें मोनोपोली रखते थे, तो डेफिनेटली इनकी डिमांड काफी थी, तो सबसे ज्यादा डेफिनेटली इसी में आप कॉटन क्लोथिंग देखेंगे। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो देखेंगे ज्वेलरी। अब अगर हड़प्पन ज्वेलरी को मैं आपको बताऊं सिर्फ और उसकी फोटो ना दिखाऊं, थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। देखिए, अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करूं और आपको दिखाऊं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये आज से 5000 साल पहले बने हुए ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरीज हैं, सॉरी। ये देखिए, जो ये आप ब्रेसलेट जो देख रहे हैं, ये आज भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, ये लॉकेट्स हैं, ये नेकलेस है, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूँ ब्रेसलेट्स हैं, ये बाजूबंद है, कड़े हैं। देखिए, तो ज्वेलरी का इतना बारीकी काम उस टाइम पे हुआ करता था। ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट करते थे ना। ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होता होगा। ठीक है, तो उसकी इंपोर्ट कहां से करते थे, ये चीजें यहां पे देखने होंगे। ठीक है, तो ज्वेलरी हो गया, तो ग्रेन्स हो गया, कॉटन क्लोथिंग्स हो गए, ज्वेलरी हो गया। मेजरली जो एक्सपोर्ट थी वो इन्हीं चीजों की हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ साथ एक दो चीजें और भी हैं जो आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स में मान सकते हैं। इसमें लकड़ी के बने हुए, कपड़े के बने हुए हैंडीक्राफ्ट आइटम्स तो होते ही थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहती थी वो था आइवरी प्रोडक्ट, यानी कि हाथी के दांत का बना हुआ सामान, जो काफी हल्का होता था और जिसमें कारीगरी भी बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती थी। इंपोर्ट, प्रेसियस और सेमी प्रेसियस स्टोन्स, है ना। सबसे पहले देखते हैं कॉपर। केतड़ी माइंस, राजस्थान।
गोल्ड, गोलकुंडा, सिल्वर, ईरान, अफगानिस्तान, लेपिस लेजुली, अफगानिस्तान, प्रेसियस और सेमी प्रेसियस स्टोन भी ईरान और अफगानिस्तान से ये इंपोर्ट किया करते थे। तो इस तरीके से ज्यादातर इंपोर्ट जो इनका था, इंपोर्ट नॉर्मली अब देखेंगे या एक्सपोर्ट, ट्रेड, अब अगर बात करूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़िए, अगर ट्रेड की बात करूं तो एक इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहर जो है वो व्यापार भी कर रहा हो और खेतीबाड़ी भी कर रहा हो सकता है क्या? चंडीगढ़ में अगर हम यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज करें तो चंडीगढ़ में तो आप कहीं पे खेत नहीं देखेंगे, तो शहर तो भाई या तो बाजार है या घर है या ऑफिसेज हैं, तो खेतीबाड़ी कहाँ से, अनाज की जरूरत कहाँ से पूरी होगी? बाहर से आएगा। उसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग अपने आसपास के इलाकों में अनाज उगवाते थे, लोगों से जो उगाते थे, किसान थे, गांव थे, जो वहां से वो अनाज लेके आते थे, उसके बदले में हो सकता है उनको कोई चीजें देते होंगे, है ना, इससे वो अपना अपनी जरूरत को पूरा कर सके। तो ट्रेड तो इंटरनल भी था और ट्रेड एक्सटर्नल भी था, यानी कच्चा माल वो लेके आते थे और उसको तैयार करके बना करके शहरों में उसकी ज्वेलरी बना करके, कॉटन के कपड़े बना करके, इस तरह की चीजें बना करके वो एक्सपोर्ट जो है क्या करते थे। इंपोर्ट आपने देख ही लिया। अगर मेसोपोटामिया की बात करूं, अगर सुमेरिया की बात करूं, तो वहां से भी उन चीजों का ज्यादातर इंपोर्ट किया जाता होगा जो पेरिशेबल आइटम थे, इसलिए वो मिले नहीं ज्यादा। लेदर के आइटम हो सकते हैं या परफ्यूम्स वगैरह हो सकते हैं, कि वो लोग शुरू से परफ्यूम वगैरह का प्रोडक्शन करते रहे थे, तो लग्जरियस आइटम्स का वहां से इंपोर्ट करते रहे होंगे, जिसका हमें प्रूफ ज्यादा नहीं मिला है। हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? ठीक है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जी, कोई सवाल? बबीता जी, गायत्री जी, हिमानी, किरण पाल, पूजा जी, रवि जी एंड सुरभि, कोई सवाल आप लोगों के हैं तो प्लीज पूछिए, थोड़े इंटरेक्टिव हो तो मुझे भी अच्छा लगे, नहीं तो पता लगे आपको नींद आ गई। टाइम भी हमारे पास इतना कम है कि मैं ज्यादा स्टोरीज नहीं सुना सकता, मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट रहना पड़ेगा। जी, नहीं है कोई सवाल? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे पूछा जा सकता है, इसमें सवाल आ सकता है, वो है डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन। डिक्लाइन में, डिक्लाइन तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज सिविलाइजेशन तो रही, हालांकि वो उस रूप में नहीं रही जिस रूप में वो डेवलप हुई थी, लेकिन सिविलाइजेशन तो रही। अब सिविलाइजेशन रही तो डिसइंटीग्रेट कैसे हो गई, लोग वहां से क्यों चले गए, सवाल तो जहन में आता ही है। अब मुद्दा यह है कि इसके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कई सारे रीजन दिए। कुछ ने कहा कि बार बार आने वाले बाढ़ के कारण कि मोहनजोदाड़ो जो था उसको लगभग 7 बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, और जब जब रिकंस्ट्रक्ट किया गया था उस पर्टिकुलर लेयर्स में नदी में मिलने वाले जो गाद होते हैं ना, जो मिट्टी होता है, गीली मिट्टी, उसका प्रूफ मिला। तो इससे लोगों को लगा कि बार बार बाढ़ आती होगी, बार बार इसको रिकंस्ट्रक्ट करते होंगे, तो लोग एक टाइम पे परेशान हो गए और छोड़ के चले गए। लेकिन ये कोई एक छोटी सी सिविलाइजेशन तो थी नहीं। अगर मैं इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखूं,
जी। तो अगर मैं, आप देख रहे हो ये पाकिस्तान ईरान बॉर्डर दिख रहा है, तो ये इसका वेस्टर्न पार्ट बॉर्डर हो गया, सुतकाजेंदोर। ये भी नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सुतकाजेंदोर है, जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो आलमगीरपुर है, वेस्टर्न यूपी में आता है। जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो मांडा है, और जो साउदर्न बॉर्डर है वो महाराष्ट्र का अहमदाबाद है। आप सोचिए इतने बड़े एक्सटेंट में, और मैं बात कर रहा हूं एक शहर की, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के साथ हड़प्पा भी है, कालीबंगा भी है, ठीक है, कोट दिजी भी है, चान्हू दाड़ो भी है, धोलावीरा भी है, लोथल भी है, जो पोर्ट था उनका जहां से सारा सामान है वो विदेशों में एक्सपोर्ट करते थे, यहां से सीरिया और मेसोपोटामिया की तरफ, इजिप्ट की तरफ। अब इतने बड़े सिविलाइजेशन में एक शहर या दो शहर या चार शहर अगर वो डिस्ट्रॉय हो भी गया बाढ़ से, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, नॉर्दर्न मांडा, साउदर्न दहमाबाद, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, ठीक है। अब इतने बड़े सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक दो शहर बाढ़ में डूब भी गए तो बाकी तो थे ना, वो क्यों डिसइंटीग्रेट हो गए? कुछ लोगों ने कहा बारबेरियन अटैक, क्योंकि आर्यंस के साथ कन्फ्रंटेशन का प्रूफ मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पणी शब्द मिलता है, पणी का मतलब व्यापारी होता है, और वहां भी ये भी मिलता है कि जो दानव थे उन्होंने नदियों को सर्प का रूप लेकर के अपनी जकड़ में जकड़ लिया था। और ये मैं वैदिक श्लोक का ट्रांसलेशन बता रहा हूं आपको। दानवों ने सर्प का, काले सर्प का रूप लेकर के नदियों को अपने जकड़ में जकड़ लिया था, जिससे मनुष्य और बाकी प्राणी पानी की कमी से जूझ रहे थे। इंद्र ने अपने रथ के चक्के के टक्कर से नदियों को दानवों के चंगुल से मुक्त किया। यानी कि यहां पे आर्यंस ने नदियों के बांध को तोड़ दिया, लेकिन उसका नाम किस पे लगाया? इंद्र के ऊपर, कि हमने नहीं किया। किसने किया? इंद्र ने किया। ये सब चीजें तो दिखाती हैं कि कन्फ्रंटेशन तो हुई इन दोनों के बीच, लेकिन वो कब हुई? अगर हम इसका मैच्योर फेज 1750 या 1800 बीसी तक देखते हैं तो उस टाइम तक तो ये ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। आर्यंस के आने का प्रूफ 1500 बीसी में आता है। तो आर्यंस जब तक यहां पे आए तब तक ये सिविलाइजेशन तो बिल्कुल ही लगभग खत्म हो चुकी थी। कुछ लोग बचे होंगे जो फिर भी इन शहरों को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके साथ हुई होगी। तो उसको कारण नहीं माना जा सकता कि भाई इसके कारण जो है खत्म हुआ। फिर बात आती है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर में ऐसा क्या हो गया कि ये सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट होती चली गई? तो इसमें जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो आती है वो आती है इकोलॉजिकल इंबैलेंस। इकोलॉजिकल इंबैलेंस का मतलब समझाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि इसको हम कंपेयर करते हैं एग्जांपल के तौर पे चंडीगढ़ के साथ। मैं चंडीगढ़ में 98 से हूं, ठीक है, 1998 से। तो जब मैं यहां आया था तो यहां की हालत ये थी कि दिन के टाइम पे सड़कों पे बिल्कुल कम से कम ट्रैफिक होता था, और किसी भी मार्केट में आप चले जाइए आपको पार्किंग बड़ी आसानी से मिल जाती थी, कहीं भी पार्किंग के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी गाड़ियां बहुत गिनी चुनी लोगों के पास होती थी, ज्यादातर लोग साइकिल या बाइक्स वगैरह, स्कूटर वगैरह इस्तेमाल करते। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई,
आज आप देखेंगे 98 से कंपेयर करेंगे तो लगभग डबल हो गया। अब कंडीशन क्या है, चंडीगढ़ में हर तरह का प्रेशर है, आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए ट्रैफिक आपको मिलेगा, दिन के किसी भी टाइम निकल जाइए। उस टाइम तो ऐसी हालत थी कि नॉर्दर्न सेक्टर्स में दिन में लोग निकलते नहीं थे कि आदमी नहीं होगा मार्केट में कोई, डरते थे लोग घर से निकलने। दोपहर को कोई निकलता नहीं था कि शाम को जाएंगे जब लोग होंगे कुछ। आज आप देख लीजिए किसी भी मार्केट में चले जाइए आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो ये क्या हड़प्पा मोहनजोदाड़ो या इन शहरों के में नहीं हुआ होगा? गांव से लोग एम्बिशन लेके जो है एस्पिरेशंस लेके शहरों की तरफ आए होंगे, शहरों में ज्यादा सुविधाएं होती हैं, लाइफ अच्छी होती है, ग्रोथ के चांस होते हैं। तो हड़प्पा के साथ भी यही हुआ होगा, गांव के लोग धीरे 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 करके शहरों में आने शुरू हो गए होंगे, देश से विदेश से लोग यहाँ के बसने लगे होंगे व्यापार करने के लिए। धीरे धीरे इसकी जरूरतें बढ़ने लगी होंगी। तो बढ़ने की जरूरतें किस चीज से बढ़ेगी? जरूरतें बढ़ेंगी तो क्या बढ़ेंगी? लकड़ी की जरूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए, ईंटें बनानी है तो लकड़ी चाहिए धीरे धीरे। और खेतों अनाज की जरूरत पड़ेगी, खाना तो खाएंगे ना लोग, तो अनाज के लिए भी और लकड़ी के लिए भी जंगलों को काटा गया होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे इकोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ। और इकोलॉजिकल इंबैलेंस से क्या होता है, नदी में या तो सूख जाती है या बाढ़ आ जाता है। बारिश को जब आना है तब आती नहीं है, जब नहीं आनी तब बरसात शुरू हो जाती है। सिस्टम चेंज हो गया, आपने जंगल काट दिए सारे। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वहां के लोगों को अनाज और बाकी चीजों की भी तकलीफें शुरू हो गई। पॉपुलेशन बढ़ने से और भी तकलीफें, बाकी हाइजीन की दिक्कतें आएगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो सबसे लेटेस्ट पार्ट था हड़प्पा के शहरों का, वहां पे कंस्ट्रक्शन सड़कों तक आ चुकी थी। यानी कि जो घर थे उनका आगे एक्सटेंशन जो था वो सड़कों के काफी आगे तक आ गया था, सड़कों का एरिया भी उन्होंने कवर कर लिया था। तो इसका मतलब यही था कि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी गई होंगी और धीरे धीरे लोगों ने और भी एरिया ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया होगा। तो इससे क्या हुआ कि अनाज की दिक्कत, हाइजीन की दिक्कत, व्यापार की दिक्कत, और सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी व्यापार तब खत्म होता है जब उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। धीरे धीरे करके हड़प्पा के चीजों की डिमांड, जब बाहर के सिविलाइजेशन जब डिसइंटीग्रेट होते चले गए, उनका डिक्लाइन शुरू हो गया, वहां पे डिमांड कम हो गई, यहाँ पे परेशानियां हो गई, तो लोगों ने क्या किया, शहरों को छोड़ करके गांवों में बसने का फैसला ले लिया। और इस तरीके से ये सिविलाइजेशन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण डिसइंटीग्रेट होती चली गई। और एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे लोग माइग्रेट करते हैं और धीरे धीरे करते करते वो शहर जो है वो सुनसान हो जाते हैं। तो ये जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट था जो हमने अभी यहाँ पे कवर किया। जी, कोई सवाल? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो इतने बड़े ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर महामारी फैली भी, मान लेते हैं, तो कितने शहरों को अफेक्ट कर लेगा। और एक शहर में ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी, अभी भी होती है तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन तो नहीं, शहर तो नहीं खत्म हो जाता ना, उसमें कुछ लोग अफेक्टेड होते हैं। पर सब मरे तो नहीं ना। इवन फ्लू भी हो गया था, अगर आप याद करो, कि जो चूहों से फैलता है, क्या कहते हैं उसको, प्लेग। प्लेग में भी सारे नहीं मरे, स्पेन में फैला था ना, भयंकर फैला था, पूरे यूरोप में ने चुपट में ले लिया था उसको, इंडिया में भी फैल गया था। तो सारा पॉपुलेशन तो खत्म नहीं हो गया, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है ना। अब जहां तक कोविड का सवाल है, कई लोग ऐसे थे जिनको पता ही चला, कई लोग ऐसे थे जो सीरियस हो गए, बुरा हाल हो गया है ना। हमारे ही कई लोग थे जो अफेक्टेड हुए, जिनको कोविड हुआ, और वो मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे। टचवुड मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि कभी कोविड आया भी था, क्योंकि मेरे साथ बैठ करके मैं उनके हाथ टच करके देख रहा हूँ कि बुखार हुआ है कि नहीं उसको, और डॉक्टर कंफर्म कर रहा है बाद में उसको कोविड है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती है, या उनका इम्यून सिस्टम ठीक होता है, उनको इफेक्ट नहीं करता। तो इससे हम डिक्लाइन को तो नहीं कनेक्ट कर सकते ना, कि पूरी सिविलाइजेशन एक महामारी से खत्म हो गई। थोड़ा सा नहीं अनरियलिस्टिक लगता आपको? हाँ, ये थोड़ा सा लगता है कि इकोनॉमी खत्म हो गई, खाने पीने की दिक्कतें आ गई, तो लोग क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट ही करेंगे, जाएंगे छोड़ के, कब तक रहेंगे शहर में। जी। जी, एनी क्वेश्चन भाई, हड़प्पा से?
नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 1500 से लेके 1000 BC। सोर्स क्या है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में टोटल कितने मंडल हैं? टोटल मंडल हैं, मंडल मतलब बुक, तो फैमिली बुक भी कहते हैं, क्योंकि हर एक मंडल को अलग अलग ऋषि मुनियों ने और उनकी फैमिली ने लिखा है, एक टाइम पे नहीं लिखा गया ये। एक्चुअली वेदास जितने भी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको संहिता कहा गया है। संहिता का मतलब बुक नॉट रिटन at the time of its compilation, यानी कि जब इसकी रचना की गई तब इसे लिखा नहीं गया। खैर उसमें आगे डिस्कस करूंगा मैं, जब लिटरेचर को डिस्कस करूंगा तो मैं इसको लूंगा। फिलहाल अभी हम सोर्स को पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद के टोटल मंडल जो है वो 10 है, लेकिन ऋग्वेद के टाइम पे जिसकी रचना जो की गई वो सेकंड मंडल से लेके 7th मंडल तक आपको ऋग्वेदिक टाइम पे दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि सेकंड मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो रचना हुई है, जो बुक्स जो बने हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 बुक्स, वो आपके ऋग्वेदिक टाइम पे उसकी रचना हुई है। पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, उसकी रचना लेटर वैदिक पीरियड में हुई। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे से लेके 7वें मंडल तक के जो श्लोक हैं, हाइम्स हैं, उसमें जो है ऋग्वेदिक टाइम के बारे में बताया गया है। इट वॉज आर्यन सिविलाइजेशन। ये आर्य सिविलाइजेशन था। आर्य मतलब भद्र पुरुष, जेंटलमैन, है ना, आर्य मानव इसको कहते थे। आर्यंस रेस को भी कहते हैं। तो ये आर्यंस आए कहां से? तो मैप में देखते हैं कहां से आए। इसके ऊपर बहुत थ्योरी है। कुछ लोगों ने कहा, यहां पे भी आ गया था वैसे, जी। तो ये आप देख रहे हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसको सेंट्रल एशिया कहा गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट माना जाता है।
इसके पीछे भी कई सारी थ्योरीज आई। कुछ ने कहा कि ये नॉर्थ पोल से आए हैं, कुछ ने कहा कि ये तिब्बत से आए हैं, कुछ ने कहा लेह लद्दाख से आए हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि आर्यंस ने अपने जो ऋग्वैदिक हायम्स में लिखा था, क्योंकि जब जब वो जहां जहां गए उसके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा। तो जिस टेरिटरी के बारे में उन्होंने बताया है वो टेरिटरी कैसी थी? वो टेरिटरी थी ड्राई हाईलैंड, जैसे कि लेह लद्दाख है, ड्राई है पूरा, कोई वेजिटेशन वहां है नहीं, और हाईलैंड भी है, ठंडक भी बहुत पड़ती है। अब ड्राई हाईलैंड में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इस जो प्रॉब्लम थी, इसका सॉल्यूशन किसने दिया? इसका सॉल्यूशन दिया एक भाषाविद या लिंग्विस्ट जिसको हम कहते हैं, भाषा की जानकारी रखते हैं। वो जर्मनी के स्कॉलर थे मैक्स मूलर जी। तो मैक्स मूलर ने कहा कि जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से है, और संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं बनी हैं। तो उन्होंने फिर ये माइग्रेशन थ्योरी दी कि जो आर्यंस थे वहां पे नोमैडिक ट्राइब के रूप में थे। क्या थे? नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब का मतलब होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा था पैलेलिथिक एज के बारे में, हंटर और गैदरर। यहाँ पे नोमैडिक ट्राइब जो है वो हंटर और गैदरर तो हैं, लेकिन साथ साथ वो जानवर भी पालते हैं। जानवर जो है उनके इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। तो गाय बैल ये सब चीजें वो पालते थे। तो अब जब आप एनिमल हस्बेंड्री करोगे तो उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप घूमते रहोगे, आपको मूवमेंट करते रहना पड़ेगा चारागाह के चक्कर में। वो नोमैडिक हो गए, खाना बदोश हो गए, कभी यहां कभी वहां। लेकिन रिसोर्सेज की अपनी लिमिटेशंस है ना, आखिर के कब तक आप उस पर जो है डिपेंडेंट रहोगे? धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई और उतने रिसोर्सेज इनको मिलने नहीं रहे। तो इन्होंने माइग्रेशन का सोचा, और दो माइग्रेशन, लाइन ऑफ माइग्रेशन होती है। एक लाइन ऑफ माइग्रेशन यूरोप की तरफ चली गई, जो बाद में इन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन को जन्म दिया, और एक लाइन ऑफ माइग्रेशन ईरान इराक, ये देखिए ये सारा टेरिटरी क्रॉस करते हुए ये पहुंचे अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और इंडिया। इस पर्टिकुलर टाइम या इस पर्टिकुलर टेरिटरी को क्या कहा गया? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब रिवर। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि वो स्थान जो 7 नदियों से बनी है। क्लियर? वैदिक एज की जब मैं बात करता हूं तो वैदिक एज में आपको एक समझनी होगी चीज कि अभी जो ये आर्यंस हैं ये यहां पे भी नोमैडिक ट्राइब ही हैं। तो यानी कि नोमैडिक ट्राइब का मतलब ये हो गया कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि ये एग्रीकल्चर नहीं किया करते थे। एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन कौन से एग्रीकल्चर करते थे? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्योंकि जिन जगहों पे ये रहते थे वो इतनी उपजाऊ नहीं थी और पानी की भी कमी थी। तो ये क्या करते थे? जहां भी जाते थे वहां एग्रीकल्चर करते थे, अनाज को उगने के बाद उसको इकट्ठा करते थे, फिर नई लोकेशन में आते थे, फिर वहां एग्रीकल्चर करते थे। तो इससे उनका काम चल जाता था। ठीक है? इनकी जो आइडेंटिटी थी वो ट्राइबल थी। अब इसको समझिए, इसको यहां तक लिख करके फिर समझने की कोशिश कीजिए। अब जो ऋग्वैदिक के लोग थे उनका हम यहां पे थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइफ समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है?
तो पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए अलग अलग यूनिट्स को समझना पड़ेगा। अलग अलग यूनिट किस तरह के होते थे? सबसे पहला यूनिट का नाम होता था कुल, मतलब फैमिली। कुल का हेड कौन था? कुलपति या गृहपति। ये पहला यूनिट है। अच्छा, ये सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। यहां पे अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके बाद अलग अलग होगा। कुल के आगे आ गया ग्राम। ग्रामा का मतलब ग्रामिनी, वो इसका हेड है। ग्राम के बाद आ गया विश्व, इसको विश्वपति कहते हैं। विश्व के आगे आ गया जन, इसको हम राजन कहते हैं। जन मतलब ट्राइब, कबीला, ठीक है। तो ट्राइब जो है उसके नाम होते थे, जैसे कि भारत ट्राइब, जैसे कि पुरु ट्राइब, वही होगा आपने, है ना। अलग अलग ट्राइब, इनके अपने नाम हुआ करते थे। तो जो पॉलिटिकल यूनिट थी यहां पे वो इस तरीके से थी। अब जो राजन था वो यहां एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं था। राजन का मतलब यहां राजा नहीं है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस था। इस तरह का चेक एंड बैलेंस था। तो इसके ऊपर ट्राइबल असेंबलीज थी। जो इसे कंट्रोल करती थी। ट्राइबल असेंबलीज कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विधाता। सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इसमें सिर्फ जो ट्राइब के जो सबसे सीनियर लोग हुआ करते थे वो हुआ करते थे। समिति और विधाता, नॉर्मली आप देखेंगे समिति में भी और विधाता में भी फीमेल पार्टिसिपेशन भी हो सकती थी। आप इनसे कहते नहीं आज के टाइम पे कि तुम मेरा कौन सा विधाता हो। हालांकि लेटर वैदिक में आते आते विधाता खत्म हो गया, सभा और समिति बची, और उसके बाद तो वो भी उसकी जो थी इंपॉर्टेंस वो खत्म होती चली गई। कैसे खत्म हुई हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो थी इसमें, तो जो समिति हुआ करती थी ये किंग को अपॉइंट करती थी और उसको हटा के दोबारा रीअपॉइंट भी कर सकती थी अगर उसे जरूरत महसूस हो तो यहां पे राजा जो था वो हमेशा डिपेंडेंट होता था किसके ऊपर? विश्व के ऊपर, यानी कि विश्वपति के ऊपर। अगर उसे आर्मी चाहिए तो उसी को स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, उसे अपने लोगों को ही कन्विंस करना पड़ेगा। जो उसके लोग हैं, ट्राइब के लोग हैं, जो विश है, वही उसका तेरे युद्ध में जाएगा। क्लियर? तो यहां पे राजा जो है वो हमेशा विश के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। उसके पास टैक्सेशन भी नहीं है, उसको बलि मिलती है, लेकिन बलि कोई कंपलसरी टैक्स नहीं है, ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या हो गया? किसी घर सब्जी हुई, थोड़ा सा लेकर के राजा को दे दिया, किसी घर गाय हुई, थोड़ा सा दूध दे दिया, यानी कि वो आपकी मर्जी पे है। आपको देना है दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है। राजा को टैक्स यहां नहीं मिल रहा, राजा को यहां आर्मी नहीं मिल रही। राजा ऑब्वियस है, क्या हो गया? ये टर्म याद रखिएगा, लीडर अमंग द लीडर अमंग द इक्वल्स, यानी कि सभी बराबरी वाले लोगों में उनका एक नेता, यानी कि लीडर एट द टाइम ऑफ वॉर एंड पीस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर युद्ध होगा और राजा जो है
अपने लोगों का नेतृत्व करेगा, तो जिससे भी युद्ध जीता, तो जो भी बूटी या वॉर में जीती हुई चीजें उससे मिली, वो राजा अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि क्या करेगा, वो बराबर बराबर अपने लोगों में बांटेगा। इसी तरीके से जब कोई रिलीजियस ओकेजन होगा, तो जो गिफ्ट होंगे वो सिर्फ राजा को या पुरोहित को नहीं मिलेंगे, बल्कि किसको मिलेंगे, जितने भी लोग हैं वहां पे कबीले में, उन सबको बराबर बराबर दिया जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? पॉलिटिकल लाइफ इस तरीके से वहां पे वैदिक काल में आपको देखने को मिलती थी। काफी हद तक अभी आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में आज भी ये सिस्टम चलता है। अफगानिस्तान के कोई भी ट्राइबल लीडर अपने आप को वहां के प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझता है ना। अभी भी देख लो, वैदिक सिस्टम वहां पे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलीजियस लाइफ। किस तरह की रिलीजियस लाइफ थी? नेचर वर्शिप, प्रकृति को की पूजा, है ना। प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा कैसे? प्रकृति की पूजा प्रकृति की शक्तियों के रूप में। और यहां पे क्या आता है एक टर्म, इसको ध्यान रखिएगा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल पावर्स, यानी कि नेचर की शक्तियों का व्यक्तिकरण। जैसे वायु, वायुदेव, अग्नि, अग्निदेव, रिवर, रिवर गॉड और गॉडेसेस। नेचर वर्शिप, बारिश कौन करा रहा है? इंद्रदेव। बिजली कौन गिरा रहा है? इंद्रदेव। पशुओं को कौन संभाल रहा है? पूषण। ठीक है, जो बाद में फिर आप पशुपतिनाथ और बाकी चीज देखते हो, शुरुआत में पूषण कहते थे। सुबह की देवी कौन है? उषा। तो इस तरीके से नेचर को, हर नेचर के हर एक एंगल को एक व्यक्ति का रूप दे दिया गया और उसे देवता मान करके उसकी पूजा की जाने लगी। ठीक है, शक्तियां नेचर में भी है, शक्तियां हमारे मस्तिष्क में भी है। आखिर हम बने तो नेचर से ही है ना। तो वो जो कनेक्शन है उसको एक रूप दे दिया गया ताकि मानने में और पूजा करने में आसानी हो जाए। कि हर किसी की जो मेंटल स्टेट है उतना हाई तो है नहीं कि वो हर स्पिरिचुअलिटी और धर्म कर्म को समझ सके, तो उसको एक सरल रूप में उसके सामने रख दिया गया, जिससे वो उसको ये लगे कि वो जिसकी पूजा कर रहा है उनका एक अपना रूप है। रूप ही नहीं होगा तो पूजा करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? नेचर वर्शिप है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप समझ लीजिए। पहली चीज क्या है? द वे दे यूज टू वर्शिप, किस तरीके से पूजा करते थे। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि कौन कौन से गॉड्स एंड गॉडेसेस उस टाइम पे थे। तो वर्शिप थ्रू यज्ञास, यज्ञ के थ्रू पूजा होती थी। टेम्पल्स नहीं थे, मूर्ति पूजा नहीं थी। बता सकते हैं मुझे कोई कि इंडिया में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई?
जी, मंदिर कब बने इंडिया में? अगर आप मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन में बैठे बच्चे, कोई आइडिया हो तो बता सकते हैं? आपको कोई आइडिया? नहीं सर। जी भाई, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी अब, है अब जब पढ़ना है आपको इन सभी चीजों को, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। चलिए एटलीस्ट ये बोल दीजिए कि नो सर नहीं पता। ये तो लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है आप लोगों को, नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। चलिए एटलीस्ट हिमानी ने कोशिश की, कल्पना भी कोशिश कर रहे हैं, नो सर ओके। नहीं देखिए, टीचर को हौसला कैसे मिलता है जो आप लोग हाँ या ना कहें। अब मुझे लगे मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हौसला नहीं मिलेगा ना। जी सॉरी। देखिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत सबसे पहले जो होती है वो आप गुप्ता एज में देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। टेम्पल कंस्ट्रक्शन तो उससे पहले था ही नहीं, मूर्ति तो होती नहीं थी। मूर्तियां होती थी तो आप मूर्तियों को देखेंगे महायान सेक्ट में जो बुद्धिज्म का था। उसी टाइम पे जैन तीर्थंकरों के और हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी, लेकिन उस टाइम पूजा वगैरह नहीं शुरू हुई थी, टेम्पल्स वगैरह नहीं बने थे। टेम्पल्स बने ही गुप्ता काल में, और महायान जब फ्लरिश हुआ वो गुप्ता काल से पहले ही कुषाण काल में फ्लरिश हुआ। ठीक है, तो ये गुप्त काल जो है वो बेसिकली रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म था। अगर आप वैदिक एज के बाद देखेंगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आते, उसके बाद मौर्य काल तक, मौर्य काल का कुषाण काल तक तो देखेंगे कि बिल्कुल बौद्ध और जैन धर्म ही पॉपुलराइज रहा है। हिंदू धर्म तो पूरी तरह से डाउनफॉल हो गया था। रिवाइवल जो हिंदू धर्म का हुआ वो दोबारा से गुप्ता काल में ही हुआ। ठीक है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन उसी टाइम पे की गई। तो खैर, वर्शिप किस तरह से होता था? यज्ञ के थ्रू। और यज्ञ में क्या किया जाता था? आहुति दी जाती थी अग्नि के थ्रू। अग्नि क्या थे? मीडिएटर बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। इंसान और देवता के बीच मीडिएटर थे अग्नि। आप भी अभी पूजा करते हो तो किसके थ्रू करते हो? आप दिया जलाते हो तो दिया क्यों जलाते हो? आप अग्नि के थ्रू कॉटन और घी अपने देवता को अर्पित कर रहे हो। आप हवन में हवन सामग्री अर्पित करते हो तो अग्नि में क्यों डालते हो? बिकॉज अग्नि इज मीडिएटर, तो वो ले जाएंगे देवता तक। इसी तरीके से इंसान के मरने के बाद आप उन्हें आग के सुपुर्द क्यों करते हो? बिकॉज अग्नि हैज अ ड्यूटी टू टेक द सोल टू स्वर्ग। ठीक है जी। या पंचतत्व में उसका दूसरा लॉजिक ये भी हो सकता है कि पंचतत्व से बने हैं, पंचतत्व विलीन हो जाएंगे, उसका तरीका जो है वो अग्नि का ही। तो इसी तरीके से इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। और इसका रिलीजन का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे डिस्कस, बिकॉज एक ही दिन में मैं आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो रीजनिंग की है। और अंकित सर बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़िए, समझिए, चीजों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपकी तरफ से कोशिश होगी उतना ज्यादा टीचर मोटिवेटेड होगा, और जितना वो मोटिवेटेड होगा उतना आपको देने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। पूरी कोशिश थी कुछ सिंपलिस्टिक वे में बताने की ताकि आप लोग समझ सकें, और बिल्कुल वही वही पोर्शन को मैं टच कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, आप टेस्ट वगैरह सब मिलेंगे आपको। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी इस एग्जाम में क्वालिफाई करें, ताकि आप फिर नेक्स्ट स्टेज की तैयारी शुरू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुरभि। जी बिल्कुल कल्पना, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए।